हेलो फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल। और आप सुन रहे हैं अग्नि प्रतिज्ञा, जिसमें अब तक आपने सुना कि लोगों के तानों से बचाने के लिए अग्नि ने प्रतिज्ञा की मांग भर दी। अब आगे एपिसोड 21 टू 25। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। अग्नि ने कसकर प्रतिज्ञा का हाथ पकड़ा और उन लोगों को देखते हुए कहा, अब अगर किसी में हिम्मत है तो एक और शब्द बोलकर दिखाओ मेरी पत्नी के बारे में। अब अगर किसी ने भी इसके बारे में एक और गलत शब्द अपने मुंह से निकाला तो मैं उस इंसान को यहीं खड़े खड़े जिंदा गाड़ दूंगा। वहां खड़े तमाम लोग अग्नि की हरकत से हक्के बक्के रह गए थे। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। तभी भीड़ में से किसी आदमी ने कहा, अरे, यह शादी भी कोई शादी है। हम नहीं मानते इस शादी को। सिंदूर लगा देने से क्या शादी हो जाती है? अग्नि ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम क्या मेरे जीजा लगते हो जो मैं तुम्हें इस शादी को मानने पर मजबूर करूंगा? और अगर सिंदूर लगाने से शादी नहीं हो सकती तो एक रात किसी के साथ गुजारने से इज्जत कैसी चली जाती है? अग्नि कहता रहा, पर वह आदमी अपना चेहरा नीचे करके पीछे हट गया। पर तभी एक दूसरा आदमी, जिसके हाथों में लठ थी, अग्नि को देखकर कहता है, चल, मान लिया कि तुमने इससे शादी की है, पर अब क्या? इसे अपने साथ तो रखेगा नहीं? दुनिया के सामने कबूल तो करेगा नहीं कि ये तेरी पत्नी है, क्योंकि आज तो तेरी शादी किसी और लड़की के साथ होने वाली है। तू इस लड़की को यहीं छोड़कर चला जाएगा और जाकर उस दूसरी लड़की से शादी कर लेगा। उसके साथ अपना घर बसाएगा और यह लड़की सारी जिंदगी तेरी छोड़ी हुई कहलाएगी। और तू वहां पर किसी और लड़की के साथ शादी करके अपनी खुशहाल जिंदगी जिएगा। अग्नि गुस्से में उस आदमी को घूरता है और गुस्से से देखते हुए कहता है, किसने कहा तुमसे कि मैं इसे छोड़कर जा रहा हूँ? मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। यह मेरे साथ जाएगी। मेरी पत्नी मेरे साथ जाएगी। और रही बात मेरी शादी किसी और से होने की, तो जहां तक मुझे पता है, भारतीय कानून के मुताबिक एक पत्नी के होते हुए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। और मैंने अभी प्रतिज्ञा के साथ शादी की है, तो मेरी दूसरी शादी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी पत्नी सिर्फ प्रतिज्ञा है और कोई नहीं। मेरी किससे शादी होने वाली थी, यह मेरा निजी मामला है। इसमें आप लोगों की कोई दखलंदाजी मुझे नहीं चाहिए। आप लोग बस इतना याद रखिए कि अब मेरी पत्नी प्रतिज्ञा है और मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। मैं उसे यहाँ तुम लोगों के बीच छोड़कर नहीं जा रहा। वह मेरे साथ मेरे घर जाएगी। अक्षत और रोनित हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं। वे दोनों आगे आते हैं। अक्षत अग्नि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अग्नि, यह क्या कर रहे हो तुम? बात तो सिर्फ प्रतिज्ञा को बचाने की थी ना, फिर यह शादी और यह सब क्या है? देखो, अभी तुम भावनाओं में बह रहे हो। मैं कमिश्नर साहब से बात करूंगा। वे प्रतिज्ञा को फौरन सिक्योरिटी देंगे। ये लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम घर चलो, निशा तुम्हारा इंतजार कर रही है। अग्नि ने अक्षत का हाथ अपने कंधे से हटाया और अक्षत को देखते हुए कहा, भाई प्लीज, मुझे लगा था आप मेरे साथ होंगे। मैं कोई भावनाओं में नहीं बह रहा। मुझे पता है भाई कि आप प्रतिज्ञा को हाईटेक सिक्योरिटी देंगे। मुझे पता है कि आप चाहें तो प्रतिज्ञा को यहाँ से कहीं दूर भेज सकते हैं, जहाँ पर ये लोग पहुँच भी नहीं सकते। लेकिन फिर क्या होगा? क्या प्रतिज्ञा को वह सब मिल पाएगा जो मैंने उससे छीना है? क्या वह फिर से सम्मान के साथ इन दुनिया वालों के सवालों का जवाब दे पाएगी? किसी लड़की के लिए उसकी इज्जत उसकी जान से भी बड़ी होती है। क्या प्रतिज्ञा इस सच के साथ जिंदगी जी पाएगी? अक्षत अपने हाथ पीछे कर लेता है और धीरे से अपना चेहरा नीचे झुका लेता है। अग्नि ने आगे कहा, भाई, गलती मैंने की है तो प्रायश्चित भी मुझे ही करना पड़ेगा। भाई, सच बताए, क्या आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है? अक्षत एक नजर प्रतिज्ञा को देखता है, जिसका पूरा माथा सिंदूर से लाल हो रखा था, लेकिन उसके चेहरे की हालत, जो आंसुओं से रो रो कर हुई थी, मुरझाया हुआ चेहरा और दुनिया के सताए हुए उसके वे हताशा से भरे हुए मासूम भाव। अक्षत ने धीरे से अग्नि को देखा और ना में सिर हिलाया। अक्षत के ऐसा करने पर अग्नि में थोड़ी हिम्मत आए और उसने अक्षत का एक हाथ थामते हुए कहा, थैंक्स भाई, मुझे समझने के लिए। रोनित अग्नि के पास आता है और कहता है, अच्छा ठीक है मालिक, तुम सही हो। अब क्या करना है? अक्षत कहता है, क्या करना है? गाड़ी निकालो, घर चलते हैं। जो होगा देखा जाएगा। अग्नि ने सामने देखते हुए कहा, ऐसे कैसे घर चले भाई, अभी तो क्लाइमैक्स बाकी है। सब हैरान होकर अग्नि को देखते हैं। अग्नि उन लोगों को घूरते हुए कहता है, कमिश्नर साहब। कमिश्नर आगे आता है और कहता है, जी मी सभरवाल, बताए मेरे लिए क्या ऑर्डर है?
अग्नि उन लोगों को घूर कर देखता है और कहता है, चार्ज लगाए इन सब पर अटेम्प्ट टू मर्डर का। सामने खड़े हुए 10-15 लोग हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। कमिश्नर साहब अग्नि से कहते हैं, जी सर, इन सबको अरेस्ट करना है। अग्नि कहता है, हाँ, इन सबको अरेस्ट कीजिए और इन सब पर चार्ज लगाए। इन सब ने मेरी पत्नी पर जानलेवा हमला किया है। ऐसे कैसे जाने दूं इन्हें। वे सारे लोग डर से अब एक दूसरे को देखने लगे। कमिश्नर साहब ने अपनी टीम को उन्हें अरेस्ट करने के लिए कहा। वे सारे लोग भागते, इससे पहले ही पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें धर दबोचा। थोड़ी ही देर में वे सारे लोग पुलिस कस्टडी में थे और वह जगह पूरी तरह से साफ हो गई। शालू ने उस तरफ देखते हुए कहा, चलो, यहाँ की गंदगी तो साफ हो गई, पर फिर उसने गंभीर होते हुए कहा, पर रायता तो कहीं और फैला हुआ है। अब पता नहीं वहां कैसे समेटा जाएगा। सभरवाल मेंशन में शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। सभी मेहमान आ गए थे। मीडिया वालों को एक तरफ बैठाया गया था। मंडप में पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे थे। इस समय निशा के पिता वहां बैठे हुए थे और शादी से पहले कोई पूजा कर रहे थे। निशा अपने कमरे में तैयार हो चुकी थी। उसकी सहेलियां उसे छेड़ रही थी, परेशान कर रही थी। शादी के इस माहौल में किसी को भी अग्नि के साथ हुए हादसे के बारे में पता नहीं था। आज के लिए सभरवाल मेंशन का इंटरनेट ब्लॉक कर दिया गया था क्योंकि यह शादी लाइव टेलीकास्ट की जानी थी। इसीलिए आज सभरवाल मेंशन के 10 किलोमीटर तक का इंटरनेट बंद था। रजनी जी और वीना जी एक तरफ खड़े होकर कुछ तैयारी कर रहे थे। वीना, कहाँ है तुम्हारा बेटा? सुबह से गायब है। शादी है उसकी, ऐसा थोड़ी ना होता है, रजनी ने कहा। अरे रजनी, मैं तो खुद परेशान हूँ। पता नहीं यह लड़का सुबह से कहाँ गायब है। बस इसकी आवारागर्दी बंद हो जाए, इसीलिए तो जल्द से जल्द निशा को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, वीना ने कहा। वह दोनों अपनी बातें करते हुए निशा के कमरे में पहुंची और देखा कि निशा अपनी सहेलियों के साथ बातें कर रही है। वीना जी निशा के पास गईं और बोली, निशा बेटा, तुम्हारी बात हुई अग्नि से? नहीं आंटी जी, मेरी कोई बात नहीं हुई अग्नि से। मैंने तो उसे कितना फोन भी किया पर उसका फोन लग ही नहीं रहा है, निशा अपना दुपट्टा संभालते हुए बोली। वीना थोड़ी परेशान हो गई, पर फिर उसने अपना फोन निकाला और कहा, यह लड़का ना कभी अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझेगा। रुको, मैं अक्षत को फोन करती हूँ, यह जरूर अक्षत के साथ ही होगा। वीना जी ने अक्षत को फोन किया। 2 रिंग में ही अक्षत ने फोन उठा लिया। वीना जी को गाड़ी की आवाज आ रही थी, मतलब अक्षत ड्राइव कर रहा था। अक्षत, अग्नि तुम्हारे साथ है? वीना जी ने पूछा। जी छोटी माँ, अग्नि मेरे साथ ही है और हम दोनों थोड़ी देर में घर आ रहे हैं। अक्षत कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन वीना जी ने फोन काट दिया और मुस्कुराते हुए निशा को देखकर कहा, वह अक्षत के साथ है और बस घर ही आ रहा है। निशा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी निशा की एक सहेली ने उसे बताया कि पंडित जी उसे बाहर बुला रहे हैं। शायद कोई पूजा की विधि करनी है। निशा अपना लहंगा संभालते हुए बाहर आई। उसकी सहेलियां उसे मंडप तक लाने में मदद करती हैं। निशा मंडप में आकर अपने पिता के बगल में बैठ गई। वे लोग गणेश जी की एक छो पूजा कर रहे थे। पीहू मेहमानों के बच्चों के साथ गार्डन में खेल रही थी। सारा परिवार एक तरफ खड़ा होकर निशा को पूजा करते देख रहा था। तभी घर के एंट्रेंस पर 3 गाड़ियां आकर रुकी। मौसी, चाचू आ गए। पीहू उस गाड़ी की तरफ देखते हुए खुशी से बोली। निशा ने देखा तो गाड़ी का बैक डोर खुला और वहां से अग्नि बाहर निकला। अग्नि को देखकर निशा के चेहरे पर चमक आ गई। पूजा खत्म हो चुकी थी। निशा मंडप से उठी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में अग्नि के लिए बेशुमार प्यार। निशा अग्नि की तरफ तेज कदमों से आई। अग्नि निशा को अपनी तरफ आता देख रहा था। उसकी आंखों में इस समय एक खालीपन था और दिल में हजारों तूफान। वह शून्य भाव से बस निशा को अपनी तरफ आता देख रहा था। उसके चेहरे पर इस समय कोई भाव नहीं थे। निशा सीधी आए और अग्नि के गले लग गई। कहाँ थे तुम? कितना इंतजार करवाया तुमने? वह धीरे से अग्नि से बोली। निशा ने अग्नि को गले लगा रखा था, लेकिन अग्नि वैसे ही खड़ा था। ना उसने अपने हाथ उठाए और ना ही निशा को अपनी बाहों में भरा, जैसे वह हमेशा से करता था। अग्नि के चेहरे पर हताशा थी और उसने गमगीन आवाज में कहा, यह इंतजार अब कभी खत्म नहीं होगा। निशा अग्नि के कहने का मतलब नहीं समझी थी। वह अग्नि से अलग हुई और उसके चेहरे को देखते हुए बोली, क्या मतलब? मुझे माफ कर दो निशा, अग्नि ने अपने चेहरे पर एक निराशा लिए निशा से कहा। अरे पागल, देर से आने के लिए माफी कौन मांगता है? निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। देर नहीं हुई है निशा, बहुत देर हो गई है, अग्नि निराशा के साथ बोला।
सारा परिवार अब तक उनके पास आ गया था। निशा अग्नि के कहने का मतलब नहीं समझ पा रही थी। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन था, लेकिन अग्नि के चेहरे पर एक निराशा। गाड़ी की ड्राइविंग सीट से अक्षत बाहर आया और उसकी दूसरी तरफ से रोनित। निशा और अग्नि 2 फीट की दूरी पर खड़े थे। निशा को अग्नि के चेहरे पर परेशानी तो नजर आ रही थी, लेकिन वह उसके कहने का मतलब नहीं समझ पा रही थी। यहाँ तक कि पूरा परिवार अग्नि को इस हालत में देखकर परेशान हो गया था। अग्नि हमेशा वेल सेट और मेंटेन रहता था, पर आज उसके चेहरे पर परेशानी, हताशा और निराशा थी। निशा कुछ कहने के लिए एक कदम आगे बढ़ी ही थी कि अग्नि के पीछे से प्रतिज्ञा आई, और वह अग्नि के बगल में आकर खड़ी हो गई। प्रतिज्ञा को देखकर सारा परिवार एक पल के लिए चौंक गया और निशा भी हैरान होकर प्रतिज्ञा को देखती रही। शादी के सूट सलवार में और कमर तक के खुले हुए बालों में उसका पूरा माथा सिंदूर के लाल रंग से सरोबार हो रखा था। निशा हैरानी से प्रतिज्ञा को देखती है और फिर अग्नि को देखकर कहती है, अग्नि, यह कौन है? सारे परिवार वालों के चेहरे पर भी यही सवाल था, जो निशा ने पूछ लिया था। अग्नि की सारी हिम्मत निशा के सामने आकर जवाब दे गई थी। वह निशा से नजरें नहीं मिला पा रहा था। अक्षत अग्नि की हालत अच्छे से समझ गया था, इसलिए वह आगे आया और सबको देखकर बोला, यह प्रतिज्ञा है। अच्छा ठीक है, इसका नाम प्रतिज्ञा है, समझ गई, पर यह लड़की है कौन? दादी आगे आती हुई बोली। अक्षत ने गहरी सांस छोड़ी और कहा, यह अग्नि की पत्नी है और आपकी बहू। सारा परिवार सदमे में था। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे हैरानी से कभी अक्षत को, कभी अग्नि को, कभी प्रतिज्ञा को देख रहे थे। निशा की तो मानो इन शब्दों ने दुनिया ही हिलाकर रख दी थी। निशा के कदम उसे वहां ले गए और उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। उसने थरथराते होंठों से अग्नि की ओर उंगली करते हुए कहा, यह क्या कह रहे हो अग्नि? यह लड़की कौन है? यह लड़की, यह मेरा वहम तो नहीं है ना? अग्नि का भी पूरा शरीर कांप रहा था। उसके चेहरे पर निराशा और हताशा दोनों एक साथ थीं। उसने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए और उन्हें जोड़ते हुए निशा से कहा, मुझे माफ कर दो निशा। अग्नि के ऐसा करते ही सारे परिवार के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। मोहन जी और जोगिंदर जी आंखें फाड़े अग्नि को ही देख रहे थे। रजनी जी को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। दादी को भी बहुत बड़ा झटका लगा था, और वीणा जी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। रोनित ने मामले की नजाकत समझते हुए सबसे पहले मीडिया वालों को हैंडल किया, ताकि यह खबर बाहर न जाए। निशा के लिए तो उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई थी। वह दुल्हन के जोड़े में खड़ी थी, अग्नि की दुल्हन बनकर उसका इंतजार कर रही थी, और अग्नि ने शादी करके एक दूसरी लड़की को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया था। निशा का दिल जोरों से कांप रहा था। धीरे धीरे उसकी भावनाएं उसके चेहरे पर उभर आईं। आंसुओं का सैलाब उसके गालों पर बह निकला और वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी। अग्नि अपनी आंसू भरी आंखों से निशा को निराशा से देख रहा था। निशा पीछे हटते हुए अग्नि को हैरानी से देख रही थी। अचानक निशा की सांसें तेज होने लगी। वह घबराने लगी, उसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। निशा का सिर घूमने लगा और वह गिरने को हुई। अग्नि उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा ही था कि इतने में जोगिंदर जी ने निशा को थाम लिया और अग्नि को गुस्से में देखते हुए अपना हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, वहीं पर रुक जाओ अग्नि सभरवाल, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरी बेटी को छू सको। अग्नि ने हताशा से कहा, अंकल, आपको जो भी परेशानी है वह मुझसे है, निशा की तबीयत ठीक नहीं है। रजनी जी भी आते हुए निशा को थाम लिया। निशा बेहोश हो चुकी थी। रजनी जी ने भी गुस्से में अग्नि को देखते हुए कहा, निशा को जो भी होगा वह हम देख लेंगे। अक्षत आगे आकर बोला, मम्मी, यह कैसी बातें कर रही हैं आप? निशा की तबीयत ठीक नहीं है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी निशा जरूरी है। जोगिंदर जी ने अक्षत को घूरते हुए देखा और गुस्से में कहा, अक्षत, तुम हमारे बड़े दामाद हो, पर हमने तुमसे यह उम्मीद नहीं की थी कि तुम निशा का साथ देने की बजाय इस फैसले में अपने भाई का साथ दोगे। अक्षत ने कहा, पापा, आप गलत समझ रहे हैं। उस समय हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि अग्नि को शादी करनी पड़ी। देखिए, मैं आप सबको सब समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल निशा की तबीयत खराब है, उसे आराम की जरूरत है। हम उसे अंदर ले चलते हैं। रजनी जी ने गुस्से में कहा, नहीं, अब तो इस घर में हम एक कदम भी नहीं रखेंगे। निशा यहाँ से सीधे हमारे घर जाएगी। इस बहस में किसी का ध्यान प्रतिज्ञा पर नहीं था, जो एक तरफ खड़ी होकर डर से कांप रही थी। वह जमीन को घूर रही थी और उसकी सांसें तेज चल रही थी। प्रतिज्ञा को बहुत डर लग रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। जोगिंदर जी ने गुस्से में सभरवाल परिवार को देखते हुए कहा, यह आप लोगों ने अच्छा नहीं किया।
शादी के नाम पर हमारे साथ धोखा किया है, इसका हर्जाना तो आप सबको भुगतना ही पड़ेगा। जोगिंदर जी ने निशा को अपनी गोद में उठा लिया और अपने आदमियों को गाड़ी निकालने के लिए कहा। वे निशा को लेकर जाने लगे तो अग्नि उन्हें रोकते हुए बोला, अंकल, यह आप क्या कर रहे हैं? निशा की तबीयत ठीक नहीं है, आप उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप अंदर चलिए, हम डॉक्टर को बुलाते हैं। जोगिंदर जी ने गुस्से में अग्नि को देखते हुए कहा, किस हक से मेरी बेटी को यहाँ रोक रहे हो? क्या लगती है वह तुम्हारी? शादी करके आए हो ना तो अपनी बीवी के साथ रहो और मेरी बेटी की फिक्र छोड़ दो। अब निशा जिए या मरे, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। जोगिंदर जी निशा को वहां से लेकर चले गए। अग्नि निशा को जाता हुआ देखता रहा। निशा का मुरझाया हुआ चेहरा अग्नि के दिल पर खंजर की तरह चुभ रहा था। वह निशा को फूलों की तरह रखता था। उसे एक चोट भी लग जाए तो अग्नि के दिल पर हजारों घाव हो जाते थे, और आज वह लड़की उसके सामने बेहोश हो गई थी और अग्नि उसके लिए कुछ नहीं कर पाया था। अग्नि का दिल रो रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी निराशा थी। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। अक्षत अग्नि को पकड़ते हुए बोला, अग्नि, अग्नि शांत हो जा। अग्नि हताशा से बोला, मैंने निशा को खो दिया भाई, मैंने निशा को खो दिया। मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया भाई, वह मेरी कभी नहीं होगी। अग्नि का चेहरा बुरी तरह कांप रहा था। उसका शरीर पसीने से तर था और उसकी हताशा उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। अग्नि ऐसा कहते कहते पीछे हटने लगा और मेंशन की ओर भाग गया। अग्नि को ऐसे जाते देख सब परेशान हो गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें इस माहौल में क्या बोलना चाहिए, लेकिन मोहन जी ने मेहमानों की ओर देखा जो उस घर के ड्रामे को बिग बॉस के ड्रामे की तरह एंजॉय कर रहे थे। मोहन जी मेहमानों के पास गए और हाथ जोड़ते हुए कहा, देखिए, यह हमारे घर का पारिवारिक मामला है। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया खाना खाकर जाएगा। मोहन जी ने सिक्योरिटी से कहा, मेहमानों को उस तरफ लेकर जाइए जहां खाने का बंदोबस्त किया गया है। सिक्योरिटी अपने काम पर लग गई और महज 5 मिनट के अंदर पूरा गार्डन एरिया खाली हो गया। अब वहां सिर्फ परिवार के लोग मौजूद थे। सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। अग्नि की हालत किसी से देखी नहीं जा रही थी। घर का छोटा बेटा था और सबका लाडला था। सबने निशा के लिए उसकी चाहत देखी थी। सब अच्छी तरह से समझ रहे थे कि अग्नि के दिल पर इस समय क्या बीत रही होगी। उसने अपना प्यार खोया था। उसकी तड़प सिर्फ वही समझ सकता था। सब हैरानी से वहां खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हों कि अब आगे क्या करना है। दादी ने कहा, अब यहाँ खड़े रहकर क्या करना है? चलो अंदर चलते हैं, अग्नि से बात करते हैं। सब लोग मेंशन की तरफ अपने कदम बढ़ाने ही वाले थे कि अक्षत ने प्रतिज्ञा को देखकर कहा, तुम भी अंदर चलो। इस लड़की को कहाँ अंदर आने के लिए कह रहे हो? वीना जी ने चिल्लाते हुए कहा। प्रतिज्ञा, जिसने अपना एक कदम उठाया ही था, वहीं रुक गई और उसकी आंखों से बहते हुए आंसू और तेज हो गए। छोटी माँ, प्रतिज्ञा भी तो अंदर जाएगी ना? अक्षत ने वीना जी की तरफ देखते हुए कहा। यह सड़क छाप लड़की मेरे घर के अंदर आएगी? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अभी उठाकर बाहर फेंको इस कचरे को, वीना जी ने गुस्से में प्रतिज्ञा को देखते हुए कहा। वीना जी के ऐसा कहने पर प्रतिज्ञा की रही सही हिम्मत भी टूट गई और उसकी आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। छोटी माँ, आप यह कैसी बातें कर रही हैं? प्रतिज्ञा इस घर की बहू है, अक्षत ने वीना जी को देखकर कहा। रेखा जी आगे आती हैं और अक्षत को पीछे करते हुए कहती हैं, किसी भी उठाए गिर लड़की को तुम इस घर की बहू कहोगे और हम मान लेंगे। जरूर इस लड़की ने ही कुछ खिला पिलाकर अग्नि को वश में किया होगा, वरना अग्नि, जिसने इतनी लड़कियों की फैन फॉलोइंग होते हुए भी निशा के अलावा किसी और लड़की की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा, इस जैसी मामूली लड़की के साथ शादी कर लेगा। जरूर इसी लड़की ने कुछ किया होगा तभी अग्नि बहक गया, वरना हम अपने बच्चों को नहीं जानते क्या? माँ, आप अपने बच्चों को अच्छी तरह से जानती हैं, पर आप शायद हालात को नहीं जानती हैं जिन हालातों में शादी हुई है। एक बार सुन तो लीजिए, मुझे अग्नि से बात तो कर लेने दीजिए, अक्षत ने कहा। अग्नि से क्या बात करनी है? मैं उसकी माँ हूँ। उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, यह मैं बेहतर जानती हूँ। अग्नि तो बच्चा है, पर मैं तो बड़ी हूँ। अपने बच्चों की भलाई मैं अच्छे से जानती हूँ और मेरे बच्चे की भलाई इस लड़की में तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए उठाकर बाहर करो इसे, वीना जी ने गुस्से में कहा। वीना जी और रेखा जी के चेहरे पर प्रतिज्ञा के लिए नफरत साफ साफ झलक रही थी। अक्षत कुछ कहने ही वाला था कि तभी मेंशन के अंदर से बहुत जोर से कुछ टूटने की आवाज आई। यह शोर इतना तेज था कि पूरा परिवार चौंककर मेंशन की तरफ देखता है। सारा परिवार हैरानी से मेंशन की तरफ देख ही रहा था।
तभी मेंशन में से एक नौकर बाहर निकल कर आता है और वीणा जी की तरफ देखते हुए कहता है, मालकिन, मालकिन, जल्दी चलिए, वहां अग्नि बाबा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। मालकिन, जल्दी चलिए। सारा परिवार डर से कांप गया था, कहीं अग्नि ने खुद को कुछ कर तो नहीं लिया। यह सोचते हुए सारा परिवार एक साथ मेंशन की तरफ भागा। डर तो प्रतिज्ञा को भी लगा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपने कदम मेंशन की तरफ बढ़ाए। वह वहीं खड़ी खड़ी कांप रही थी। अग्नि ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। अक्षत यह सुनते ही मेंशन की तरफ दौड़ पड़ा और इस वक्त किसी के दिमाग में प्रतिज्ञा का ख्याल नहीं आया। सब लोग अग्नि के कमरे के बाहर खड़े थे। कमरा अंदर से बंद था। सब ने बहुत बार अग्नि को कमरा खोलने के लिए कहा, लेकिन अग्नि ने कमरा नहीं खोला। दादी का मन बैठता जा रहा था। वीणा जी रो रोकर बुरी हालत में थी। मोहन जी भी परेशान थे, पर अग्नि ने फिर भी दरवाजा नहीं खोला। अक्षत को कुछ अनहोनी का अंदाजा हो रहा था, इसलिए उसने जोर लगाते हुए दरवाजे को धक्का दिया। रोनित ने भी उसकी मदद की और दोनों ने जोर लगाकर दरवाजे को तोड़ दिया। अंदर का माहौल देखकर दोनों की सांसें रुक गईं। पूरे कमरे में शीशा बिखरा पड़ा था। अग्नि ने हर सामान को तोड़कर पूरे कमरे में बिखेर दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा वो लोग यह देखकर हैरान रह गए कि अग्नि जमीन पर बैठा हुआ था और बैठ से अपनी पीठ टिका रखी थी। उसके दोनों पैर सीधे थे और उसके पैर में से खून निकल रहा था। यहाँ तक कि अग्नि के हाथ में एक बोतल थी, जो कांच की थी, जो उसने तोड़ दी थी, और उसके हाथ से भी खून निकल रहा था। वीणा जी और रेखा जी तो अग्नि को ऐसे देखकर घबरा गईं। दादी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह अग्नि को इस रूप में देख सके। अग्नि रो रोकर बुरा हाल हो रहा था। वह लगातार चिल्लाया जा रहा था, मुझे माफ कर दो निशा, मुझे माफ कर दो। अक्षत और रोनित जल्दी से अग्नि के पास जाते हैं और उसे सहारा देकर उठाकर बेड पर बिठाते हैं। मोहन जी जल्दी से अपना फोन निकालकर डॉक्टर को फोन करते हैं। थोड़ी देर में वहां डॉक्टर आ गए। उन्होंने देखा कि अग्नि बहुत पैनिक करने लगा था। उन्होंने जल्दी से इंजेक्शन निकाला और अग्नि को लगा दिया। फिर उन्होंने उसके पैरों से कांच निकाला और पट्टी बांध दी। वीणा जी लगातार रो रही थी। दादी का भी बीपी लो हो रहा था, लेकिन उन दोनों को खुद को संभालना था, क्योंकि अग्नि खुद को नहीं संभाल पा रहा था। अग्नि को इंजेक्शन दिया गया था, इसलिए वह गहरी नींद में था। सारा परिवार उस समय अग्नि के कमरे में मौजूद था। किसी से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। वह नींद में भी बार बार बेचैन हो रहा था। अक्षत एक तरफ हाथ बांधे अग्नि को देख रहा था। उसके चेहरे पर उसके भाई के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। तभी अक्षत का फोन बज गया। अक्षत ने धीरे से अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर शालू का नंबर फ्लैश हो रहा था। मोहल्ले से निकलने से पहले अक्षत ने शालू को अपना नंबर दिया था, ताकि किसी मुसीबत में शालू उससे कांटेक्ट कर सके। जाहिर सी बात है, शालू ने प्रतिज्ञा की मदद की थी, खतरा तो उसके लिए भी कम नहीं था। अक्षत अपना फोन लेकर कमरे से बाहर आया और फोन उठाते हुए कहा, हाँ शालू, बोलो। भैया, आप लोग घर पहुंच गए? वहाँ सब ठीक तो है ना? प्रतिज्ञा को कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? अग्नि जी के परिवार ने प्रतिज्ञा को अपना तो लिया है ना? शालू ने कहा। प्रतिज्ञा का जिक्र होते ही अक्षत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अग्नि को देखने के चक्कर में उसका ध्यान प्रतिज्ञा के ऊपर से हट गया था। प्रतिज्ञा उन लोगों के साथ घर के अंदर नहीं आई थी, वह बाहर ही थी। यह सोचते हुए अक्षत ने तुरंत शालू से कहा, शालू, तुम चिंता मत करो, प्रतिज्ञा अब हमारी जिम्मेदारी है, अब हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। अक्षत जल्दी से फोन रखकर अपनी जेब में रखता है और मेंशन से बाहर भाग गया। वह जल्दी से गार्डन एरिया में पहुंचा। वहां पर सिर्फ घर के नौकर और सिक्योरिटी मौजूद थे और इवेंट वाले लोग सजावट उतार रहे थे, पर उसे पूरे गार्डन में प्रतिज्ञा कहीं नजर नहीं आई। अक्षत ने अपने सर पर हाथ रख लिया। वह प्रतिज्ञा को कैसे अकेला छोड़ सकता था? प्रतिज्ञा उन लोगों की जिम्मेदारी थी। अब अगर प्रतिज्ञा को कुछ हो जाता तो अक्षत अग्नि को क्या जवाब देता? अक्षत ने एक नौकर को पकड़कर पूछा, प्रतिज्ञा कहाँ है? कुछ पता है उसके बारे में? नौकर हैरानी से बोला, कौन साहब, किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे वही लड़की जो हमारे साथ आई थी, अक्षत ने कहा। अच्छा, वह मैडम तो चली गई, उस नौकर ने कहा। चली गई? कहाँ चली गई और तुम लोगों ने उसे जाने कैसे दिया? अक्षत ने हैरानी से कहा। साहब, आप लोग तो मेंशन के अंदर चले गए थे, वह लड़की थोड़ी देर यहाँ खड़ी रही, उसके बाद वह यहाँ से चली गई, नौकर ने कहा। अक्षत अपना सर पीट लेता है। अब कहाँ ढूंढेगा वह प्रतिज्ञा को? अक्षत ने नौकर से पूछा, तुमने उसे देखा, वह किस तरफ गई है? कुछ बता सकते हो? साहब, हमने यह तो नहीं देखा कि वह कहाँ गई है,
पर शायद वह यहाँ से रोड की तरफ गई है, नौकर ने कहा। अक्षत जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और सीधे मेंशन से अपनी गाड़ी रोड की तरफ भगा दी। अक्षत हर जगह नजर दौड़ाते हुए जा रहा था। रोड पर वह हर चौराहे पर देखते हुए जा रहा था, पर उसे कहीं भी प्रतिज्ञा नजर नहीं आई। प्रतिज्ञा बहुत देर पहले ही सभरवाल मेंशन से निकल चुकी थी। दरअसल जब सारा परिवार एक साथ घर के अंदर चला गया तो प्रतिज्ञा गार्डन एरिया में ही खड़ी थी, जहां नौकर एक एक करके कुर्सियां समेट रहे थे। बॉडीगार्ड अपने हाथों में गन लिए इधर उधर टहल रहे थे और इवेंट के लोग एक एक करके सजावट हटा रहे थे। प्रतिज्ञा ने एक नजर सबको देखा, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह घर के अंदर कदम भी बढ़ा सके। और उसके कानों में वीणा जी की कही बात भी गूंज रही थी। सच तो कहा था वीणा जी ने। उसके अग्नि की जिंदगी में आने के बाद से अग्नि की जिंदगी जहनुम बन गई थी। पहले उसकी शोहरत पर बात आई और फिर जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी वह भी टूट गई। प्रतिज्ञा को इस वक्त बहुत बुरा लग रहा था और उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वह किसी से कुछ पूछ सके। इसलिए वह धीमे कदमों से वापस जाने के लिए मुड़ी। प्रतिज्ञा धीरे धीरे सभरवाल मेंशन के गेट से बाहर निकली और सड़क की तरफ चल दी। वह काफी वक्त तक ऐसे ही पैदल चल रही थी। रात हो चुकी थी। उसे यह तक नहीं पता था कि यह रास्ता कहाँ जाता है, लेकिन इतना जरूर पता था कि यह रास्ता उसे कहीं तो पहुंचाएगा। बस इसीलिए वह सड़क के एक तरफ चलती जा रही थी। प्रतिज्ञा कल रात से भूखी थी और अभी भी रात हो चुकी थी। प्रतिज्ञा ने इतने समय से कुछ नहीं खाया था। उसका चेहरा मुरझा गया था और उसके शरीर में भी कोई ताकत नहीं थी। तभी वहां की सड़कों पर कुछ बाइक सवार तफरी करते हुए तेज बाइक चला रहे थे। वे सारे बाइक सवार एक एक करके प्रतिज्ञा के बगल से गुजरे, इतनी तेज रफ्तार से कि प्रतिज्ञा सीधे किसी चीज से टकरा गई और वहीं गिर गई। वहीं दूसरी तरफ अक्षत सड़कों पर प्रतिज्ञा को ढूंढ रहा था और सीढ़ी से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर एक गार्बेज कूड़ा घर के पास, जहां बहुत सारी कूड़े की गाड़ियां थी, उसी से थोड़ा और आगे एक बेंच रखा हुआ था। प्रतिज्ञा उस बेंच पर बैठी हुई अपने दुपट्टे से अपने सर पर बह रहे खून को पोंछ रही थी। दरअसल प्रतिज्ञा उस कूड़ा गाड़ी से टकराई थी और उसके सर पर चोट लग गई थी। अब तक आप सुन रहे थे लव बिट्रेयल एंड फोर्स मैरिज की स्टोरी अग्नि प्रतिज्ञा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।